आज हमारे बीच में मिस रेखा ठाकुर, बीए कौन सी क्लास है बेटा आपका? NGAC जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर अपनी राय देंगी। चलिए बेटा शुरू कीजिए, शाबाश। ये है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इससे पहले जो NJAC था ना, मतलब NGAC, इससे पहले था क्या बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह आया NJAC। सरकार ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा अनुच्छेद 124A जोड़ा, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करता है। रुको, आपने बोला ये 2014 में आया था ना? और संविधान में कौन सा अमेंडमेंट था? 99। अच्छा, और आपने यूज किया, इससे पहले होता था कॉलेजियम सिस्टम, है ना? कोई बच्चा जो यहाँ बैठे हैं, हमने कई बार बात भी की, कोई बोलेगा भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या था अपने शब्दों में, ये बोलेगी मिस यशिका जी, कॉलेजियम सिस्टम क्या था बेटा आपके शब्दों में? क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम, बता सकते हो आप? कोई बात नहीं, और कोई इसको पता हो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम होता है बेटा, हाँ बोलो, आप बोल रही थी शायद, बोलो, शाबाश। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज को चुनते हैं, 4 या 5, है ना? बोलो, शाबाश बेटा। ये आयोग उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधी सिफारिशें करेगा। इसका काम था ये, जो NJAC है ना, इसका काम था ये। इस आयोग ने पहले से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली को खत्म कर दिया। हालांकि 16 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह संशोधन व न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों को असंवैधानिक करार करते हुए खत्म कर दिया। अच्छा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया। yes, अच्छा, गुड। न्यायालय ने 4th जजेस केस 2015 में कहा कि यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। अच्छा, इसको लिखो बेटा, बहुत बढ़िया। 4th जजेस केस देखो, है ना? इससे पहले एक बच्ची क्लास में आई थी, आज वो नहीं है मेरे ख्याल से, उन्होंने बताया था फर्स्ट जज केस, आपने बताया था वो हमारे को, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, है यार आपको? हो सकता है भूल गई हो, तो वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था के ऊपर है वो, है ना? और ये कौन सा था? 4th जज केस, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस NGAC को रिजेक्ट कर दिया, है ना? शाबाश बेटे। जो ये NJAC था, इसमें 6 सदस्य होंगे, जो मतलब अच्छा, इसकी व्यवस्था थी 6 सदस्य, लिखो वहाँ कौन कौन से 6 सदस्य होने थे इसमें, 6 मेंबर्स, ठीक है जी। कौन कौन होने थे बेटा, बताओ जरा शॉर्ट में। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, हाँ लिखो CGI, शॉर्ट, बिल्कुल CGI, बहुत बढ़िया। 2 होंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना? सीनियर मोस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इनके बाद जो नंबर 2 और 3 है वो, ठीक है, ये होने थे उसमें, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, और एक केंद्रीय कानून मंत्री, बहुत बढ़िया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री। देखिए सुलेख कितना अच्छा है इनका, बहुत सुंदर दिख रही है, गुड। अच्छा जी, और 2 होंगे प्रख्यात व्यक्ति, इनका मनोनयन जो समिति करेगी उसमें प्रधानमंत्री, CJI व लोकसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे। अच्छा, 2 एमिनेंट पर्सनैलिटी होंगे, जिनको कौन चुनेंगे बेटा? एक सर उसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक CJI होंगे और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता। लिखो यहाँ अपॉइंटमेंट कमेटी लिख दो शॉर्ट में ना, कौन अपॉइंट करेंगे इनको? अपॉइंट करेंगे इन 2 लोगों को, शॉर्ट कर सकते हैं आप अपॉइंट, है ना? कौन करेंगे उनको? 3 लोगों की कमेटी, जिसमें होंगे एक CM भारत के प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का नेता कौन है इस वक्त लोकसभा में? अपोजिशन के नेता, देश के अपोजिशन के नेता कौन है बोलो? लोकसभा में कौन है इस वक्त अपोजिशन का नेता? श्री राहुल, है ना? सही तो नहीं, फोन में देख लो, गलत तो नहीं बता रहा, श्री राहुल गांधी है शायद, चेक कीजिए जरा, सही है। और उसके बाद तीसरा कौन है बेटी बिटिया? तीसरा कौन था इसमें हमारा? सर एक प्रधानमंत्री, एक CJI और एक लोकसभा। वाह, एक चीफ जस्टिस, देखो वो भी स्वतंत्र है, और अपोजिशन का जो लीडर है वो सरकार की बात थोड़ी माने, न्यूट्रल है ना वो, 2 एक तरफ हो जाएंगे, सरकार एक तरफ हो जाएगी, तो काफी निष्पक्ष व्यवस्था थी मेरे ख्याल से। देखो ना, 3 लोग वोट देंगे, उनमें से एक जज है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक होगा अपोजिशन का लीडर जिसकी सरकार से नहीं बनती, और एक हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें कैसे सरकार अपना बंदा चुन लेगी? निष्पक्षता नहीं है इसमें,
दो एक तरफ हैं और एक तरफ है, तो ये दो लोग चुनेंगे, दो अच्छे लोगों को, जो क्या होंगे उनकी भी शर्तें बताइए बेटा, पढ़ा आपने, ये सर। बताओ, शाबाश। इनमें से दो में से एक होंगे जो SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला होनी चाहिए, इनमें से मतलब वाह, या तो वो SC ST वर्ग से हों, अल्पसंख्यक हों या महिला हो, है ना। और बेटा शाबाश। और दोनों व्यक्ति 3 वर्ष हेतु नामित होंगे व पुनः मनोनयन के पात्र नहीं होंगे। हाँ, कितने वर्ष के लिए नामित होंगे बेटा? सर 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए, और दूसरी बार उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। कितनी अच्छी देखो व्यवस्था की है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? हटा दिया, इलेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे वो से पूछता हूँ सरल भाषा में, डरना नहीं आपने, ये तो कैमरा भी अपलोड भी नहीं हुआ है, कि क्यों किया होगा रिजेक्ट, क्या सोचा होगा सुप्रीम कोर्ट ने? आप बोलो बिटिया अपने शब्दों में, क्यों पसंद नहीं आई सुप्रीम कोर्ट को ये व्यवस्था? क्या आपको लग रहा है कोई इसमें संभावना है गड़बड़ की, निष्पक्षता की कमी है कोई इसमें? आपके शब्दों में कोई बच्चा, देखो बेटा पढ़ाई यही होती है, अपने बात रखना। आप बोलो सचिन जी, क्या लगता है क्यों रिजेक्ट किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को? आपको लग रहा है इस संशोधन में कुछ घपले की संभावना थी? नहीं, कैसे? देखो, है ना, क्योंकि देखो 6 सदस्य होंगे इसमें, इन्होंने बोला, उसमें से एक CGI, 2 जज, 3 तो जज ही हो गए, ठीक है जी, एक कानून मंत्री और 2 कमेटी के लोग, और वो भी सरकार ने अपॉइंट करी, कि उसमें ऑपोजिशन भी है। कौन है भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन? फोन में देखो, हाँ, श्री राहुल गांधी। तो आप तो जानते हैं हर विषय में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरकार के क्या होता है? खिलाफ, और न्यायाधीश स्वतंत्र होता है। तो मेरे हिसाब से तो काफी स्वतंत्रता थी इसमें, है ना। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। किस बेस पे रिजेक्ट किया, किसी को पता है? इनसे फिर पूछेंगे किस बेस पे रिजेक्ट किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने। आप बोलो सर, गेस करो जरा, क्या सोचा होगा? आप ऐसे सोचो, क्या हो सकता है इसको रिजेक्ट करने का? कोई आपकी नजरों में क्या हो सकता है बेटे? बोलेगा कोई? आप बोलेंगे दोनों? घूमने फिरने घर से हैं? बोलेगा कोई? आप बोलो क्यों रिजेक्ट किया बेटा? सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो न्यायपालिका का कार्य है वो सिर्फ न्यायपालिका करेगी, उसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब, है ना। और सबसे बड़ा तर्क उनका ये था कि इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका खुद को खुद चुनते हैं जज, इसीलिए वो स्वायत्त है। अगर सरकार उनके चुनने में कुछ बोलेगी तो उनका फ्रीडम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है जी। पर अगर आप अपना तर्क लगाए, मेरे हिसाब से तो अभी भी इसमें ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर जजेज ही है, 3 तो जज है इसमें, है ना। और जो 2 लोग हैं उनमें भी एक जज चुनेगा और साथ में उनके साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा। सरकार से तो उनकी बनती नहीं, तो वहाँ भी ऑप्शन था। हाँ, कानून मंत्री को बोल सकते हैं आपकी, ये भाई सरकार का नुमाइंदा है, पर सरकार भी तो चाहिए ना, उसमें सही होनी चाहिए। अब आपसे एक दरख्वास्त है मेरी, अपना फ़ोन चलाएं, आज नहीं तो कल देखें अमेरिका के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, आप हैरान हो जाएंगे देख के, ठीक है। आप ये देखिए इंग्लैंड में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, फ्रांस में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, किसी भी लोकतंत्री देश में आप पाएंगे हर जगह सरकार ही जजों की क्या करती है? नियुक्ति करती है, ठीक है। और अमेरिका में तो ये आलम है, जजों को प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से चुनता है, उसको जो अच्छा लगता है, उसको ये लगना चाहिए कि मेरी पार्टी का, उसी को जज चुनता है। पर जब जज ने न्याय देना तो किसके हिसाब से देगा? वो कानून के हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसी इस तरह की स्वतः स्वायत्तता जहाँ केवल जज ही जज को चुनते हैं, आप देखो कहीं और आपको मिलती है तो बता देना, कहीं नहीं मिलेगी बेटा आपको। और ये पहले संविधान में इसका जिक्र बिल्कुल नहीं था। संविधान के आर्टिकल 124 में लिखा है राष्ट्रपति, है ना, न्यायपालिका के जजों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और विधि उसके लिए पहले ये थी प्राइम मिनिस्टर के और मंत्रिमंडल के परामर्श पर जो हमने उस दिन बात की, जो इमरजेंसी में क्या हुआ था याद होगा आपको, है ना, जजों की नियुक्तियों में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कुछ जज घबरा भी गए। तो उसके बाद जो ये आप जिन्होंने बोला मैडम ने 4th जज केस, तो असल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले 1st जज केस उस बिटिया ने बताया था, 2nd जज केस, 3rd जज केस, और उसके बाद ये कॉलेजियम सिस्टम आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज प्लस CGI साहब ये तय करेंगे नया जज कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। और हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट CGI साहब और 4 जज तय करेंगे हाई कोर्ट का नया जज कौन बनेगा, उनकी ट्रांसफ़र कहाँ होगी, उनकी प्रमोशन कब होगी, ये तय करेंगे। दिक्कत इसमें ये आ रही है हमारे देश में कि हर एक संस्था में क्या होनी चाहिए बच्चों, पब्लिक संस्था में ट्रांसपेरेंसी, जैसे RTI होती है। तो किस बेसिस पे जजों को सिलेक्ट किया जा रहा है, नियुक्ति कैसे की जा रही है, उसकी निष्पक्षता के लिए इसमें और लोगों का होना भी क्या है, जरूरी। ऐसा तो कहीं भी नहीं हो रहा। और समस्या ये भी आ रही है, क्राइटेरिया क्या है आपके सिलेक्शन का? सभी अच्छे वकील हैं। और दूसरा आरोप ये लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे जज आ गए हैं, युवा या पुराने, जिनके फैमिली से पहले लोग क्या थे,
जज थे, उससे ये शक पैदा हो रहा है कि यार कहीं चुनाव में थोड़ी गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इतने ज़्यादा फैमिली के जज किसी भी देश में नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इतने ज़्यादा जज का प्रपोर्शन जो कि जिनका पिता, जिनकी माँ, जिनका फादर या कोई रिश्तेदार किसी पोस्ट पे था या किसी मंत्री का बेटा था, इस तरह की दिक्कतें बहुत आ रही है। तो इससे न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। तो इसलिए ये व्यवस्था में वैसे मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको दिखती है आप बोलो। रेखा आपको क्या लगा, आपने ये बताया हमें, आपको क्या लगा, क्यों रिजेक्ट किया? ठीक था, मतलब है ना, निष्पक्षता कॉलेजियम सिस्टम से ठीक है ना। जब सुप्रीम कोर्ट संसद के कानूनों को चेक कर सकती है, कमियों को चेक कर सकती है, सरकार के आदेशों को चेक कर सकती है, क्या सरकार को इतना दायित्व भी नहीं कि वो उसकी सिलेक्शन के लिए कोई व्यवस्था बनाए? हाँ, वो निष्पक्ष दिखनी चाहिए। तो इसमें तो ज़्यादातर जज ही हैं सारे, है ना। और ये कितनी अच्छी बात है, एक महिला भी हो, एक समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग भी सिलेक्शन हो, और उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस जो है प्राइम मिनिस्टर और CGI साहब, तो 2 वोट तो एक तरफ हमेशा उल्टा पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। तो मुझे तो बेटा ठीक लगी। अच्छा चलो, आपने इतना अच्छा कोशिश की बेटा, कुछ और बताना है तो बता सकते हो इसके बारे में। सर कंक्लूजन हाँ बोलो, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर दी गई पूरी जानकारी के आधार पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि देश की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था पहलवान का बेटा पहलवान बनाने की तर्ज पर और जज का लड़का जज बनाने की जिद पर करके बैठी हुई है। हाँ। भले ही इन जजों से ज्यादा काबिल जज न्यायालयों में मौजूद हों, यह प्रथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। हाँ। कॉलेजियम सिस्टम का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, इसलिए सरकार को इसको पलटने के लिए कोई कानून लाना चाहिए ताकि भारत की न्याय व्यवस्था में कुछ घरानों का एकाधिकार समाप्त हो जाए। बहुत सुंदर है, ताली बजाइए इनके लिए, ताली हमने बजा दी। अब एक प्रश्न से खत्म करेंगे इसको, ठीक है। आप बताओ भाई मिस्टर राही, आप इतने हमारे टैलेंटेड छात्र हैं, बैठ के बताइए, अगर हर बार एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाएगा द्रोणाचार्य के द्वारा, तो उससे क्या नुकसान होगा देश को? जो कैपेबल होगी वो आगे नहीं आ पाएगा, है ना, जो कैपेबल होंगे वो आ नहीं पाएंगे, उनके पास कोई सिफारिश नहीं होगी, योग्यता होगी उनके पास, है ना। अच्छा आप बोलो यशिका, अगर हर बार द्रोणाचार्य उसका अंगूठा काटेगा, किसका, एकलव्य का, तो उससे क्या नुकसान होगा? तो मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल है, अगर एकलव्य जैसे बेटर था अर्जुन से, तो जो बेटर नहीं होगा उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी, है ना। और उससे इंस्टीट्यूशन सफर करेगा, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के इनका धन्यवाद करें, गुड।